Hmm. Hello students, good morning. Welcome back to another video. आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जो न्यूमेरिकल्स के जो टॉपिक्स रहते थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड, वो हमने कंप्लीट किया था। हर एक के टॉपिक पे एक एक करके न्यूमेरिकल आपको करवाया गया था। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस की हम जो बात कर रहे हैं, तो इनके लिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे एक व्हीकल लेते हैं और इसे क्या करते हैं, वाटर से फिलअप करते हैं। मान लीजिए इसमें 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, और इसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम शुगर ऐड किया। 100 ग्राम शुगर ऐड किया, तो जैसे ही हम शुगर ऐड करते हैं तो ये शुगर क्या होती है, सोल्यूबल हो जाती है। धीरे 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 ये डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में। तो अब ये जो वाटर में शुगर को ऐड करने के बाद जब ये डिजॉल्व होती है, तो डिजॉल्व जो होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या है कि पार्टिकल्स ऐड हुए हैं और इनकी कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशंस की वो इंक्रीज कर जाएगी। अगेन हम क्या करते हैं, 100 ग्राम फिर से ऐड करते हैं, तो क्या अब डिजॉल्व करेगी? अब कोर्स डिजॉल्व करेगी, बट अब डिजॉल्व करने की जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो फिलअप होता जा रहा है। इसी तरह से आप ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशंस आएगी जहां पे शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। इट मीन्स जब शुगर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, पार्टिकल्स कोलाइड होगी और एक दूसरे से सेपरेट होगी, तो वो जो स्टेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशंस। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगी कि पार्टिकल्स और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज आएगी, और क्लोज आने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी, और जो सेपरेट होने लगेगी उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो फाइनली इसमें दो प्रोसेस है। एक तो है डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशंस किसे कहते हैं, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड इनटू सॉल्यूशंस, then its concentrations are increased, and this process is known as dissolution process. Again, solute particles are added into its, and its solubility are attain the saturation point, and particles are comes to close and separated to each other, which is known as crystallization process. कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि यदि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएगी और क्लोज आने के बाद कोलाइड करेगी, और कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से सेपरेट होगी, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये, और जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये, यदि इन दोनों की रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो पार्टिकल्स सॉल्यूबल नहीं होगी, और ये जो है सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट को अटेन कर लेगी। इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस में क्या है कि फाइनली अब आपको ऐसे बता दूं कि जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद ये पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाती है, फिर से ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं।
ऐसे लगातार जब हम ऐड करते हैं तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पे पार्टिकल सोल्यूबल होना स्टॉप हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशंस को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होने के बाद एक्स्ट्रा पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हो सकती है। तो हम यू कह सकते हैं देयर आर नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ही सॉल्युबिलिटी को मेंशन करेगा। अब सॉल्युबिलिटी के लिए आप डेफिनेशन सीधा दे सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in unit amount of the maximum amount of solute which is dissolved in per unit amount of solutions is known as solubility of solutions। तो यही है बच्चों solubility of solutions। वैसे solubility of solutions जो है दो टाइप से होती है। एक होती है solubility of solid in liquid solutions और दूसरी होती है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप की स्टडी करते हैं। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? तो इनकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशंस है, 100 ग्राम सॉल्यूशंस है और इसमें मैक्सिमम कितने ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। डेफिनेशन आप दे सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram which is dissolved in 100 gram of solutions at a particular temperature is known as solubility of solid in liquid solutions। Is that clear? Any more questions? No। Okay। तो बच्चों ये है solubility of solid in liquid solutions, ये इनकी डेफिनेशंस थी। इसी तरह से अब सेकेंड टाइप जो है ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इस गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इनको ml में लिख सकते हैं, 100 ml सॉल्यूशंस है और इसमें मैक्सिमम कितने ml सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। जो ये ग्राम है, इस ग्राम को आपको ml से रिप्लेस करना है। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml or centimeter cube which is dissolved in hundreds ml or centimeter cube of solutions at a particular temperature is known as solubility of gas in liquid solutions। अब चलते हैं solubility of solid in liquid solution। पहले इनकी स्टडी करते हैं फिर इनकी स्टडी करेंगे। अब देखिए solubility of solid in liquid solutions की डेफिनेशंस दी गई थी, इसमें एक एक पॉइंट्स आपको बताया गया था, इनसे रिलेटेड टर्म्स। अब जो है ये जो सॉल्यूशंस है, ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किसकी वजह से इनकी प्रोसेस या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। तो अब इनकी है फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of solid in liquid solutions। solid in liquid solutions की फैक्टर देखनी है। फैक्टर किसे कहते हैं पता होगा बच्चों को? चलिए मैं बताता हूं। फैक्टर एक ऐसी एजेंट होती है जो किसी भी प्रोसेस को या तो स्लो करती है या फास्ट करती है या स्टॉप करती है। जैसे कोई प्रोसेस स्लो है, वो फास्ट कैसे हो रही है, या फास्ट है तो स्लो कैसे हो रही है, या बिल्कुल स्टॉप कैसे हो रही है। तो ये जो है एक फैक्टर है और फैक्टर की वजह से ही क्या होती है, प्रोसेस स्लो फास्ट स्टॉप होती है। जैसे चलिए हम आपको एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे आप डेली स्टडी 2 घंटे करते हैं,
लेकिन कल आप 1 घंटे करते हैं। तो अब 1 घंटे क्यों करते हैं? तो इसके लिए आपने एक्सक्यूज दे दिया कि सर मैं बीमार हो गया, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाया। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, यहाँ पे जो आपकी बीमारी है इनकी वजह से ये प्रोसेस स्लो हुई है। जो आपकी स्टडी की टाइम होती थी 2 घंटे की, वो 1 घंटे। कहने का मतलब ये डिजीज एक फैक्टर है जो प्रोसेस को स्लो करवा दी। इसी तरह से यदि अब आप क्या करते हैं, 2 घंटे की जगह आज जो है 6 घंटे की स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे 6 घंटे की स्टडी? कल आपका पेपर है, तो पेपर से 1 दिन पहले आपने 6 घंटे की स्टडी की। अब कोई पूछिए 6 घंटे की स्टडी क्यों? तो क्योंकि पेपर है। तो ऑब्वियसली पेपर एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ पे ये फैक्टर है। तो फाइनली बच्चों ये फैक्टर ही होती है जो किसी भी प्रोसेस को स्लो, फास्ट और स्टॉप करवाती है। तो अब देखते हैं ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस है, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस है ये इनको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करती है। तो इनके जो मेनली 3 फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड टेम्परेचर और थर्ड वैसे प्रेशर। देखो जब नेचर की हम बात करें तो नेचर जैसे एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशंस के 2 कंपोनेंट्स हैं। अब इनका नेचर किस टाइप से होते हैं? तो नेचर के लिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनका नेचर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये है वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं वाटर प्लस शुगर, और थर्ड एग्जांपल वाटर प्लस सैंड। अब 3 एग्जांपल है। इन तीनों एग्जांपल पे यदि हम स्टडी करें, यदि तीनों को एक ही टाइम वाटर में शुगर, वाटर में सॉल्ट, वाटर में सैंड ऐड करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉल्युबल होगा? तो इसका आंसर है कि सॉल्ट। अब ये सॉल्ट पहले डिजोल्व क्यों होती है, फिर उनके बाद शुगर डिजोल्व होगी और फाइनली सैंड डिजोल्व नहीं होगी। तो बच्चों जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आए तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिजोल्व करता है। तो इनके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 2 नेचर हो सकता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर, अब हम पोलर किसे कहते हैं, नॉन पोलर किसे कहते हैं? चलिए इस एग्जांपल में जैसे ये NaCl, यदि इसे हम डिसोसिएट करते हैं तो ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो यहां पे ये सॉल्ट जो है अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। तो जो पोलर के लिए आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस which dissociate into its constituents ion such as positive ion and negative ion, it's called polar। जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए, जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए उसे हम कहते हैं पोलर। इट मीन्स आयनिक कंपाउंड। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर पोजेस द पोलर नेचर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे पोलर नेचर को शो करते हैं। और नॉन पोलर में जैसे मान लीजिए ये H2, O2, N2, ये अपने आयनों में डिसोसिएट्स नहीं होता तो इसे नॉन पोलर कहेंगे। सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए उसे पोलर कहते हैं, जो आयनों में डिसोसिएट ना हो उसे नॉन पोलर कहते हैं। या आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं, जो डिफरेंट एटम से बनी हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, पोटासियम नाइट्रेट है,
ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम से बनी है, तो इसे हम पोलर कहेंगे। इसमें क्या है कि सेम एटम से बनी है, तो ये नॉन पोलर है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन पोलर की, जब किसी भी कंपाउंड के जो एटम्स होंगे, यदि उनकी नेगेटिविटी का डिफरेंस डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसे हम कहते हैं पोलर, और इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये है, नाइट्रोजन की नेगेटिविटी होती है 3 किलो जूल पर मोल। तो 3 किलो जूल पर मोल, अब देखिए 3 - 3 दोनों का डिफरेंस 0, तो 0 है, तो ये है नॉन पोलर। और डज नॉट इक्वल टू 0, अब सोडियम और क्लोरीन है, दोनों की नेगेटिविटी अलग अलग है, अब इनका डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता, और नहीं है तो ये पोलर। तो ये तीनों डेफिनेशन याद रखनी है। क्या, जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में डिसोसिएट हो जाए उसे हम पोलर कहते हैं, और जो कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट ना हो उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। इट मींस आयनिक कंपाउंड होता है वो पोलर होते हैं। फिर जो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हो उसे पोलर कहते हैं, और जो सेम एटम से मिलकर बनी होती है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। अदरवाइज नहीं तो फाइनली ये भी डेफिनेशन आप दे सकते थे कि किसी भी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनकी नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो तो वो पोलर है, और 0 हो तो नॉन पोलर। तो अब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है वाटर प्लस सॉल्ट, ये दोनों आपस में डिजोल्व कर दिए, तो जो वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O को आप डिसोसिएट करते हैं तो H प्लस OH माइनस, ये आयनों में डिसोसिएट हो रही है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है। और जो सोडियम क्लोराइड, इट मीन सॉल्ट जो है, ये भी पोलर है। तो पोलर है इसलिए पोलर में डिजोल्व कर दी। तो अब फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं, पोलर पोलर डिजोल्व पोलर, एंड नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ये, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। तो अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों पोलर, इसलिए पोलर पोलर में डिजोल्व कर दी, लाइक डिजोल्व लाइक। अब जो ये शुगर है ये डिजोल्व तो कर रही है, बट इसके डिजोल्व करने की रेट स्लो है। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। जो शुगर है इनका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये पोलराइज होता है बट पार्शियली पोलराइज होते हैं, तो इसलिए स्लोली डिजोल्व करती है वाटर में। और जो सैंड है ये नॉन पोलर, इसलिए डिजोल्व नहीं करती है। तो इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में बच्चों, लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो, ओके। तो बच्चों ये फैक्टर में नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों टेम्परेचर। जो फर्स्ट फैक्टर था वो था नेचर, और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब इनको भी आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, ये सेकंड बीकर, और ये थर्ड बीकर, ABC। तीनों बीकर में बच्चों ने क्या किया, वाटर फिलअप कर दिया, वाटर फिलअप किया है। अब जो ये वाटर है इनका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, और इसमें जो वाटर है ये है
100 डिग्री सेल्सियस बॉयल वाटर, और ये जो है 5 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स चिल्ड वाटर। अब देखिए वाटर में ये 5 डिग्री सेल्सियस और ये 25 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, तीनों में हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं या सॉल्ट ऐड करते हैं। तो एट फर्स्ट किस में डिजोल्व होगी, तो एट फर्स्ट जो डिजोल्व होगी आई थिंक बॉयल वाटर में, और सबसे स्लोली जो डिजोल्व होगी वो किस में, फ्रीज वाटर में। इनके बाद ये रूम टेम्परेचर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज कर दी। तो कहने का क्या मतलब है, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ये सोल्यूबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। हम यूं कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन solubility of solid in liquid solution is directly proportional to temperature. इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो जितने भी पोलर कंपाउंड है, इट मीन्स आयनिक कंपाउंड जो है वो उन सब की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट etc। तो ये सब जो है आयनिक कंपाउंड पोलर है और इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहते हैं पता होगा, एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट करना होता है। तो जो अब हम हीट दे रहे हैं तो वो है एंडो, और जब हीट इवॉल्व होगी तो वो है एक्जो। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ये एक केस। इसी टेम्परेचर में 3 केस है बच्चों। सेकेंड केस में क्या है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर का इनवर्सली डिपेंड है। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड। अब इसे जैसे ही हम हीट करते हैं, और भी ले सकते हैं जैसे सेरिक सल्फेट एटसेट्रा। तो ये जो कंपाउंड है जैसे ही हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करते ही ये क्या होती है कि इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो हम यूं कह सकते हैं कि solubility of solid in liquid solutions is inversely dependent on temperature due to evolve of heat energy. It means exothermic nature. एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। ये है। एंड थर्ड जो है बच्चों, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। It means its solubility may be increase or decrease. There are no regular trend. इसकी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होती है, मे बी कभी इंक्रीज कर जाएगी कभी डिक्रीज कर जाएगी। तो solubility of solid in liquid solutions independent from टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, मे बी इंक्रीज भी करेगी और डिक्रीज भी कर सकती है। इट मींस मे बी इंक्रीज और डिक्रीज।
तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड, अब जो है इनको जैसे हम हीट करते हैं तो ये Na2SO4, अब जैसे हीट करते हैं तो इसकी ट्रेंड क्या है, पहले तो इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है और फिर बाद में डिक्रीज करने लगती है। तो मतलब एट फर्स्ट ये होती है 30.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेगी, उनके बाद फिर डिक्रीज करने लगती है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस आर इंक्रीज अगेन डिक्रीज, फिर इनकी डिक्रीज करने लगती है। तो इसकी तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। ये जो टेम्परेचर होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर होती है जो सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन टेम्परेचर के लिए तीसरा फैक्टर जो इंडिपेंडेंट है। और लास्ट है बच्चों थर्ड में प्रेशर। प्रेशर के लिए हम यूं कह सकते हैं जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इकॉम्प्रेसिबल होती है, इकॉम्प्रेसिबल होती है, जिसकी वजह से हम यूं कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये प्रेशर होता ही नहीं इसमें। वैसे एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया जाए सोल्यूबिलिटी इफेक्टेड हो सकता है, बट जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस है, जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस है, ये इकॉम्प्रेसिबल होती है। इसीलिए हम यूं कह सकते हैं solubility of solid in liquid solutions is also independent from pressure because solute and solutions are incompressible। तो ये है बच्चों solubility of solid in liquid solutions। अब नेक्स्ट टॉपिक है solubility of gas in liquid solutions। तो इनकी डेफिनेशंस क्या होगी बच्चों, 100 ml सॉल्यूशंस है और इसमें मैक्सिमम कितने ml सॉल्यूट, इट मीन्स जो गैस सॉल्यूट है वो कितने डिजोल्व है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड में क्या था कि 100 ग्राम सॉल्यूशंस में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है कि 100 ml सॉल्यूशंस में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml which is dissolved in 100 ml of solutions is known as solubility of gas in liquid solutions। तो ये solubility of gas in liquid solutions। जो solubility of gas in liquid solutions है, ये किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे मोलेरिटी में। मोलेरिटी इट मीन्स मोल लीटर इनवर्स, और ये मोल फ्रैक्शंस में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। फिर अब जो है इसी तरह से इनके क्या होंगे फैक्टर। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर affecting the solubility of gas in liquid solutions, ये है। इसमें भी 3 फैक्टर बच्चों, एक फैक्टर है एज इट इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, और सेकंड है टेम्परेचर, और थर्ड है प्रेशर। अब देखो नेचर के लिए
नेचर ऑफ गैस में जैसे ये वाटर, वाटर के बारे में आपको बताया गया था कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये पोलर नेचर को शो भी करता है, इट मीन्स पोलर सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो वाटर में यदि हम क्या करते हैं, जैसे O2, N2, H2, ये सब गैस यदि हम डिजोल्व करवाते हैं तो ये कहते हैं पार्शियली डिजोल्व होती है और स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व होती है। बट CO2 गैस है, NH3 है, HCl है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल होती है। तब दोनों में क्या है बच्चों, जैसे कि ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, ये तो स्मॉल एक्सटेंट में सॉल्युबल हो रही है वाटर में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सफिशिएंट क्वांटिटी में सॉल्युबल होती है और कंप्लीटली सॉल्युबल होती है। तो ये क्या, सिमिलर नेचर की वजह से, जैसे आपको बताया गया था लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये पोलर नेचर को शो कर रहे हैं और अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब पोलर नेचर को शो करते हैं। तो और वाटर भी पोलर है, इसलिए पोलर डिजोल्व पोलर, और ये जो है पार्शियली पोलराइज्ड है तो इसलिए स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व करती है। तो फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि जो सिमिलर नेचर ऑफ गैस होगी वो सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व करेगी और कंप्लीटली डिजोल्व करेगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या फैक्टर है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस है वो इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इनवर्सली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। तो हम यूं कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया, वाटर फिलअप किया और इस वाटर में CO2 गैस सॉल्युबल है और ये क्लोज्ड वेसल्स है। अब यदि हम क्या करते हैं, इनको हीट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हीट करते हैं तो हीट करते ही बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में जो होगी, बिल्कुल इनिशियली जो स्टेज होगी उस टाइम CO2 गैस एक्सपेल्ड आउट होगी। इट मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे CO2 गैस सफिशिएंट क्वांटिटी में सॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते ही ये CO2 गैस क्या होगी, एक्सपेल्ड आउट होगी। मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और ये गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। तो इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक मतलब जलीय जीव, लाइक एज फिशेज वगैरह, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में विद रेस्पेक्ट टू हॉट वाटर। कारण क्या है, जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में सफिशिएंट ऑक्सीजन गैस सोल्यूबल होती है विद रेस्पेक्ट टू हॉट वाटर। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्ट फील कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर बिकॉज O2 gas are soluble in cold water more than hot water। तो जैसे ही कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में सफिशिएंट ऑक्सीजन गैस सोल्यूबल होगी और वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कंफर्ट फील करवाएगी। तो ये इसी टॉपिक पे बेस्ड था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस में टेम्परेचर फैक्टर से।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। अब नेक्स्ट है प्रेशर। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट, जो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ये बच्चों इसे हम हेनरी लॉ के नाम से भी जानते हैं। हेनरी लॉ, हेनरी ने इस पे स्टडी किया था 1803 में, इसलिए इसे हेनरी लॉ भी कहते हैं। अब प्रेशर का क्या रोल है, चलिए इनको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर में ये सॉल्यूशंस फिलअप किया गया, सॉल्यूशन फेज है, और ये है गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये आपका सॉल्यूशंस है, ये गैस, इनकी प्रेशर मान लीजिए P और टेम्परेचर T। ये है फर्स्ट, ये सेकंड है। सेकंड फिगर में ये एज इट इज सॉल्यूशंस है और ये गैस। अब देखिए दोनों एग्जांपल में अब क्या है कि जैसे फर्स्ट में हमने क्या किया, जो ये बीकर लिया था इसमें सॉल्यूशंस फिलअप किया गया और सॉल्यूशंस में गैसेस मॉलिक्यूल्स है और जिनकी प्रेशर P है, टेम्परेचर कांस्टेंट है T है। और सेकंड में हमने क्या किया, जो ये पिस्टन लगा रखा था, जो ये पिस्टन है, इस पिस्टन से इनको कॉम्प्रेस किया गया। जैसे ही हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इट मींस जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से सेपरेट था, ये क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है। और जो वाटर सरफेस, इट मीन सॉल्यूशंस की जो सरफेस है, इसमें ये क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो जैसे जैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशंस फेस में सॉल्युबल हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है, तो प्रेशर भी इंक्रीज कर दी। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की क्लोजनेस बढ़ेगी और रैंडमली मोशंस होगी, और जब रैंडमली मोशंस होगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, हेनरी ने क्या कहा था कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल मास ऑफ गैसियस substances in per unit volume at constant temperature is directly proportional to pressure। प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो मास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट और ये है हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट के, तो यहाँ पे हेनरी लॉ प्रेशर के लिए क्या याद रखना आपको, मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगी यदि मास इंक्रीज करेगी तो ये हेनरी लॉ है। और ये जो के है, के क्या है, वेयर के इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट है। और इनकी वैल्यू जो है किस बात पर डिपेंड करती है, जो इनकी वैल्यू होती है, एक तो नेचर ऑफ गैस पे, दूसरी बात है टेम्परेचर पे, और तीसरी बात है प्रेशर। तो ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। तो फाइनली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस है उसे हम मोलरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, इट मींस मोल पर लीटर। तो इनके लिए फाइनली सॉल्युबिलिटी अगर मास नहीं कहते तो आप यूं भी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
और मोल फ्रैक्शंस के टर्म में हम यूं भी कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, और के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो फाइनली आप हेनरी लॉ की डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड हेनरी लॉ।